सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू मोशो ट्यूशन सीरीज फॉर सी इंटर जीएसटी। इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक रहेंगे और आज अपन बात करने वाले हैं एग्जामिशन के बारे में। ठीक है, तो एग्जामिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका रेलेवेंस देखिए एग्जाम में ना डायरेक्टली क्वेश्चन जुलाई 21 5 मार्क्स का आया था। बट इसके पहले का पार्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्जामिशन टॉपिक है ये एक तो आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपको इसको अलग से याद नहीं रखना है। बट इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लोगे ना एग्जाम से पहले, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको रिकॉल हो जाएंगी। किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के अगर आ गया, वैल्यूएशन के क्वेश्चन का पार्ट बन के आ गया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जिस आइटम पे एग्जामिशन अभी लिस्ट में कवर रहेगा वो आइटम अगर आपको वैल्यूएशन के क्वेश्चन में दिख रही होगी तो आपको लिखना है कि भैया नील या एग्जाम्प्ट लिख देना है और नीचे में नोट डाल देना है कि एग्जामिशन नोटिफिकेशन में वो आइटम कवर्ड है। ठीक, अब एग्जामिशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल ऑर्डर जो कि एग्जामिशन लिस्ट है, और कभी कभी टेम्पररी कुछ अगर ऐसी आपत्ति आ जाती है तो उस केस में गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी एग्जामिशन निकाल सकती है। तो बट हम अभी जनरल वाला पढ़ेंगे नोटिफिकेशन। इसके अंदर सबसे पहला बात करेंगे हेल्थ केयर के बारे में। फर्स्ट सेक्टर वाइज पढ़ते हैं। अब यार ब्रॉडली इसके अंदर आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, लीगल सर्विसेज है और बहुत कुछ रहेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा एग्जामिशन की बात करते हैं। एग्जामिशन में सबसे पहले रहेगा हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है, दो टाइप के हेल्थ होते हैं। एक होता है आप शॉक केयर करवाते हो, ठीक है, जिसमें आपको नीड नहीं है, और दूसरा आपको कोई बीमारी हो गई तो बीमारी वाला हेल्थ केयर इसके अंदर कवर्ड होता है। एंट्री नंबर 74, एंट्री भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेगा नोटिफिकेशन याद रखिएगा 12/2017। ठीक है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब होता है मींस इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। मींस देखिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जब दे एक ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है, डॉक्टर, डॉक्टर जब ये दे, या पैरामेडिक्स जिसको बोलते हैं। दूसरा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सर्विस बाय अदर्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एंटर शैल अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम जिसका रेंट 5,000 पर डे से ज़्यादा हो। ऐसा रूम जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा होगा तो उसमें ये एग्जाम्पशन नहीं मिल रही होगी। हेल्थ केयर, जैसे आपका हेल्थ केयर इंसानों का हेल्थ केयर होता है, वैसे एनिमल और बर्ड का भी हेल्थ केयर होता है जिसको बोलते हैं वेटरिनरी क्लिनिक। वेटरिनरी क्लिनिक की भी सर्विस जो रहेंगी वो आपकी एग्जाम सर्विस है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि वेटरिनरी सर्विसेज अगर प्रोवाइडेड है या डॉक्टर की सर्विसेज प्रोवाइडेड है, उसको एग्जामिशन लिस्ट में कवर करिएगा। अब इसमें रिहेबिलिटेशन, थेरेपी, काउंसलिंग एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो अस्पताल होता है, क्लिनिक होता है, वहाँ पे अगर रिहेबिलिटेशन अगर आप करा रहे हो, कुछ थेरेपी करा रहे हो, जैसे होता है ना फिजियोथेरेपी, फिजियो बोलते हैं, जैसे बॉडी में अगर मसल्स में कोई पेन आता है तो फिजियोथेरेपी होती है, उसकी बात होती है। अब हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, हेल्थ केयर मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस करना। ठीक है, बीमारी डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोसिस होता है, बीमारी डिटेक्ट होने के बाद ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट होने के बाद थोड़ी देर के लिए केयर करना पड़ता है। ठीक है, किस किस चीज़ का, इलनेस, ठीक है, कुछ बीमारी हो गई, इंजरी मतलब कुछ डैमेज हुआ, ठीक है, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी, ये बाय नेचुरल हो जाते हैं। ठीक, इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन से रिकॉग्नाइज सिस्टम है, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये सब पुरानी चीज़ें और नए मेडिकल सब कुछ है इसके अंदर। ठीक, अब ये मीन्स हो गया। अब इसके अंदर इंक्लूड देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन मतलब एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है, और एक्सक्लूड्स, इसमें एक्सक्लूड क्या हो रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट, बेटा किसी के बाल झड़ गए होंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट इसमें एक्सक्लूड होगा, ये मेडिकल में नहीं आता। ठीक है, इसको कॉस्मेटिक में गिना जाता है, मतलब ये आपकी नीड नहीं है जिंदा रहने के लिए, ये सिर्फ आप एक सर्वाइवल मतलब स्मार्ट दिखने के लिए आप करवाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। बट अगर इसका नेसेसिटी हुआ, अगर ये नेसेसिटी हुआ, जैसे मान लीजिए किसी केस में आग लग गई और कुछ सेकंड थर्ड डिग्री बर्न हो गया बॉडी में, तो जिंदा रहने के लिए, स्किन को बचाने के लिए वहां पे अगर नेसेसिटी हो गई तो एग्जेम्प्ट है। बट अगर शॉक के लिए करवा रहा है जो इंसान, वहां पे वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो विद दैट हेल्थ केयर हो गया। एग्जामेशन हायरिंग ऑफ सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन इंडिपेंडेंटली बाय हॉस्पिटल, यहाँ पे भी एग्जाम्प्ट रहेगा। रिटेंशन मनी टेकन बाय हॉस्पिटल, ये भी एग्जाम्प्ट है। फूड सप्लाई टू द एडमिटेड पेशेंट, ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। और टैक्सेबल क्या रहेगा, फूड सप्लाई टू नॉन एडमिटेड पेशेंट, बेटा जो बाहर वाला व्यक्ति आ रहा है जो एडमिट नहीं हुआ उनको अगर आप फूड दे रहे होंगे तो वो आपका एग्जाम्पशन में कवर्ड नहीं है। ठीक है, अटेंडेंट को अगर आप फूड सप्लाई कर रहे हैं वो भी एग्जाम्पशन में कवर नहीं है। सप्लाई टू डॉक्टर या स्टाफ, स्टाफ को या डॉक्टर को अगर आप खाना सप्लाई कर रहे हो तो वो भी एग्जाम्पशन में कवर्ड नहीं है। आउटसोर्स बाय हॉस्पिटल टू आउटडोर केटरर, बेटा बाहर वाले को अगर आपने आउटसोर्स कर दिया होगा, जैसे किसी बड़े कैंटीन होटल वाले ने ठेका ले लिया है, वहां का ठेका ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, अब वो वहां पे सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो विद दैट
आपका हॉस्पिटल वाला पार्ट कवर होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। चैरिटेबल और रिलीजियस, बेटा यहाँ पे ना आइकॉन्स भी डाले हुए सो दैट आप ढंग से रिकॉल कर पाए। वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना आप एग्जाम के पहले तो आपको याद हो जाएगा। चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर, चैरिटेबल में 2-3 चीजें आती है, रिलीजियस में 2-3 चीजें आती है। चैरिटेबल मतलब दान पूर्ण भावना, ठीक है, विदाउट जातीय धर्म देख के, जातीय और धर्म आप नहीं देखोगे, सीधा दान पूर्ण इंसानियत देखोगे यहाँ पे इंसानियत। और रिलीजियस के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे जाति देखी जाती है, ठीक है, बट यहाँ पे रिलीजियस वो वाला नहीं है कि हिंदू ये वो चीज़ें, बट यहाँ पे रिलीजियस मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस होती है ना, मंदिर वंदिर, उसको जो आप शादी वादी पे लेते होगे ना, उसका रूम वगैरह, तो उस पर कुछ एग्जाम्पशन दी गई है। तो पहले चैरिटी के अंदर होता है पब्लिक हेल्थ का अवेयरनेस वगैरह, ठीक है। तो कोर केयर, ये कोर नहीं है, ये केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन विद फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी या अफेक्टेड विद HIV एड्स, पर्सन एडिक्टेड विद नार्कोटिक्स और ड्रग्स। इसके लिए अगर आप कोई संस्था चला रहे हो, संस्था, तो उसमें चैरिटी हो गई, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हो, प्रिवेंटिव हेल्थ का वॉक करो, ये करो वो करो, फैमिली प्लानिंग के लिए ज़्यादा बच्चे ना हो जाए, प्रिवेंटिव ऑफ HIV के लिए अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है आपकी संस्था, इन्फेक्शन से बचाने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट आपके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे तो वो सारे लोग इसके अंदर कवर जाते हैं। ये क्या आप संस्था खोल रहे हो, आप NGO खोल रहे हो और वहाँ पे चैरिटी वगैरह का काम चल रहा है, बट डज नॉट इंक्लूड हॉस्टल एकोमोडेशन। बेटा संस्था की अगर हॉस्टल चलती होगी ना तो हॉस्टल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लॉजिंग और बोर्डिंग इंक्लूड नहीं है, अनलेस इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है नेसेसिटी। अगर लॉजिंग बोर्डिंग नेसेसिटी, जैसे मान लो कोई इंसान अगर पागल है तो उसको, या नार्कोटिक्स वाले को अगर छुड़वाना है तो वो अपने घर पर रहकर छोड़ेगा नहीं, उसके लिए क्या होता है, एक संस्था होती है जहाँ पे उनको डाला जाता है, तो उनकी अगर लॉजिंग और बोर्डिंग हो रही है इसके संदर्भ में तो वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, ये अलाउड है बेटा, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पशन अलाउड है। बट अलग से खाली रहने के लिए बोल रहे हैं वो अलाउड नहीं है। नार्कोटिक्स वाले के लिए तो क्या जरूरी है ना कि उसको वहाँ डालो हॉस्टल में और वार्डन के उसमें डालिए, अब वहाँ जाके क्या होता है पता नहीं, अपना आज तक गए नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, और होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकल मेंटली अब्यूज पर्सन, प्रिजनर का, पर्सन ओवर एज ऑफ 65, इनके रहने वहने के लिए स्किल डेवलपमेंट वगैरह के कोई प्रोग्राम चला रहे हो, एनवायरनमेंट को बचा रहे हो, सबसे जरूरी है बेटा एनवायरनमेंट को बचाना, जहाँ पे आप रहते हो जिस धरती पे, वहाँ पे कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट का डैमेज, वाटर शेड बनाना, पानी का प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना। ये आइकॉन्स आपको हेल्प करेंगे रिकॉल करने के लिए। योगा वाला आइकॉन है, ये पेड़ का आइकॉन है, आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इसी के अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज, हवन पूजा वगैरह करवाते हैं ना पंडित लोग, ये सब चीज़ें एग्जाम्प्ट है, हवन पूजा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। अब देखिए रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स मतलब रिलीजियस प्लेस जो होती है ना, मंदिर वंदिर, उसमें देखना भवन टाइप का बनता है, भवन के अंदर रूम्स भी होते हैं, गार्डन भी होता है, वहाँ पे शादियाँ भी होती है, उसको किराए पे भी दिया जाता है, ठीक है। तो रेंटिंग करते हो रिलीजियस प्लेस का, मेंट फॉर जनरल पब्लिक, ओन्ड और मैनेज बाय एन एंटिटी, ओन्ड एंड मैनेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। कहाँ पे, ये पूरा इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन है 12AA 12AB, ये सब चीज़ें ना आप जब फाइनल में रहोगे ना, अभी वाले टैक्सेशन में नहीं पढ़े होगी ये सारी चीज़ें, ये सब आप फाइनल में पहुंचोगे तब पढ़ोगे। वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई रिलीजियस संस्था है, चैरिटेबल संस्था, उसको इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेके अप्रूवल लेनी पड़ती है CBDT की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सारी चीज़ें आप फाइनल में पढ़ रहे होगे, बस ये समझ लो कि वहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है तो ही उसको यहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिग्रेस होता है। रिग्रेस मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर चेक की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग केस, अगर ये 3 केस में आपका ये जो रेंट दिया हुआ है इससे अगर एक्सीड मारोगे तो एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है, इस लिमिट के अंदर रहोगे तो एग्जाम्पशन अवेलेबल है। क्या क्या चीजें, रूम का किराया 1000 रुपए पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1000 रुपए पर डे से ज्यादा नहीं, 1000 से कम हो सकता है, 1000 और मोर हो गया तो एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। सिमिलरली रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस मतलब जो कॉमन एरिया होता है ना, कॉमन एरिया, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम साउथ का हो गया, ओपन एरिया, ये सारी चीजें शादी वादी के लिए दी जाती है, इसका रेंट 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10,000 और मोर नहीं होना चाहिए तो एग्जाम्पशन मिलेगी। और सिमिलरली रेंटिंग ऑफ शॉप, मंदिर के बाहर जाओगे ना तो वहां पे समोसे की दुकान, नाश्ता पानी की दुकान और फूल माला की दुकान रहती है, उनका भी किराया महीने यहाँ पे दिन का 10,000 पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस केस में ही जाके आपका एग्जाम्पशन मिलेगा, और किराया इससे एक्सीड कर गया पर डे का 1000, 10,000, इन दैट केस आपको क्या होगा, एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा या हज पिलग्रिमेज करवाते हैं, बड़े बड़े संस्था। तो हज की कमेटी होती है, कैलाश मानसरोवर कमेटी है, ये क्या करती है, जो बड़े बड़े श्रद्धालु है उनके लिए कमेटी पूरा फैसिलिटेशन करती है कि भैया आप प्रॉपर से वहाँ जाओ और अपनी पूजा और वो जो हज का यात्रा है वो सारी करके आ जाओ, तो इनको भी पूरा एग्जाम्पशन है। मतलब ये सब कामों में आपका GST नहीं लगता है,
ठीक है, थैंक यू। अगले सेक्टर में बढ़ते हैं। ठीक है, पहले अपने बात की हेल्थ केयर की, फिर अपन बात की रिलीजियस और चैरिटेबल। ठीक है, अब अपन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। खाने पीने की जरूरत है, और बेटा एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है, सब्सिक्वेंट प्रोसेस नहीं आते। जैसे मान लो आप टोमेटो उगाते हो, तो टोमेटो उगाना एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, बट टोमेटो को प्रोसेस करना, जिससे कि अब देखो प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, समझिएगा। प्रोसेस एक ही होगा कि टोमेटो को प्रॉपर से आप पैकिंग कर रहे हो, ठीक है, ऊपर ऊपर से जिसका जिससे उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे टोमेटो लाल वाला टोमेटो वैसे ही रहेगा, ठीक है, एज इट इज, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा। अगर वो प्रोसेस है जिसमें ऊपर से अगर आप कुछ कवर चढ़ा रहे हो, जिसमें बिग ओरिजिनल टोमेटो ही रहा है, बट उसको मार्केटेबल करने के लिए, प्रॉपर बेचने के लिए आप वैसे प्रोसेस करोगे ना, तो वो अलाउड है, वहां पे ओके एग्जाम्पशन। बट जैसे टोमेटो को प्रोसेस करके अगर आपने प्योरी बना दी, तो ओरिजिनल टोमेटो बचा क्या, नहीं, वो तो प्योरी बन गई, या कुछ और काट फूट के इधर उधर कर दे रहे हो, या सॉस बना दे रहे हो, केचप बना दे रहे हो, तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, उसको एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि आप जमीन से उगाओ चीजों को, और उसके ऊपर उतने ही प्रोसेस करो जिससे उसका ओरिजिनल फॉर्म या ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक चेंज ना हो जाए, ये बेंचमार्क रहेगा। ठीक है, और बता दूं, राइस राइस का जो कन्वर्शन होता है, ठीक है, भूरी हुई ब्राउन राइस होती है ना, नेचुरल राइस ब्राउन होती है, और जनरली जो लोग खाते हैं वो व्हाइट राइस खाते हैं, तो इसके में बीच में जो राइस मिलिंग का प्रोसेस होता है, दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोसेसिंग हो गया इसके अंदर। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोडक्शन या सीड टेस्टिंग, ये सारी जितनी भी एसेंशियल चीजें होती हैं, ये आपकी एग्रीकल्चर में आ जाती है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फार्मिंग करोगे तो वहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं। प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चर फार्म में जितने भी आप प्रोसेस कैरिड आउट करते हो, जहाँ पे टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, बल्क पैकेजिंग एक्सेट्रा, विच डू नॉट ऑल्टर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटा उसका जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, नेचुरल फॉर्म, वो चीज नहीं होना चाहिए ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एपी मींस बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, ठीक है, एग्रो मशीनरी जैसे बहुत बड़ा ज्यादा फार्म हो रहा है, तो किसी से आप रेंट वगैरह में ला रहे हो और सामने वाला आपको रेंटिंग दे रहा है, वैसे तो ये सर्विस हो गई, बट इसको एग्जाम्पशन माना जा रहा है। या वैकेंट लैंड का रीज लैंड विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी बेटा धान उगा है ना, धान उग गया, राइस उग गई, चावल उग गया एक्सेट्रा, अब ये सब चीजें, या गेहूं उग गया, या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह है, तो उसका लोडिंग अनलोडिंग भी करवाओगे, पैकिंग भी कराओगे, स्टोरेज भी कराओगे, प्रॉपर वेयर हाउसिंग भी होगा, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर में शामिल है, इनको भी आपका क्या मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंश्योरेंस, ये वो सारी जितनी भी चीजें हो जाएंगी, सब इसके अंदर आ जाएगा। सर्विसेज बाय एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, वहां पे जैसे सपोज किसी ने कोई कमेटी बना दी कि अपने मेंबर्स को आप सर्विस दोगे, उसका माल कॉमन कलेक्ट करके बेच दोगे, ये सारी चीजें होती हैं। या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो टमाटर उग गया, या जो सब्जी उग गई, या जो गेहूं उग गया, ये सब का डायरेक्टली जो कोई एजेंट करेगा, उसकी भी सर्विसेज क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, प्लांट भी इसके अंदर आ गया, पौधा, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, बेटा जो गाय वाय को धोते हैं या बकरी धोते हैं दूध वगैरह के लिए, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़े इसके अंदर नहीं आएंगे, बेटा घोड़ा कोई प्रोडक्ट थोड़ी देता है, तो उसका आप रियरिंग क्यों करते हो, क्योंकि वो दौड़ेगा, तो वो कोई एग्रीकल्चर में नहीं आ गया, और ये वैसे भी बड़े लोग करते हैं। ठीक है जी, फॉर फूड, किस चीज के लिए सारी हरकतें कर रहे हो, फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, या अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, तो इसको एग्रीकल्चर माना जाएगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच ईदर नो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या तो कोई प्रोसेसिंग हुई नहीं है, या तो ऐसी प्रोसेसिंग हुई है जिससे कि कल्टीवेटर ने किया या प्रोड्यूसर ने किया, विच डज नॉट ऑल्टर इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बट मेक्स इट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च या नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे आप फ्यूजन फार्मिंग वगैरह करते हो ना, इसको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में लिया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, ठीक, एग्जेम्पशन ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कैरिंग आउट ऑन इमीडिएट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है, जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर। मिलिंग, एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें राइस मिलिंग की बात की जा रही है, राइस मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट प्रोसेस, तो हैंस एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल। बेटा ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से कि एक सर्कुलर आया था इन लोगों का, इन्होंने क्लियर भी किया है कि आप जो पैडी को कन्वर्ट करते हो राइस में, जो रॉ राइस होता है ना, उसको पैडी बोलते हैं, पैडी की जो मिलिंग होती है राइस में, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये लाल हो गया, टैक्सेबल, बेटा टैक्सेबल हो गया, इसको एग्जेम्पशन नहीं मिली है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्री कंडीशनिंग, कच्चा वाला लेके रखते हो, फिर उसको साइड में रख देते हो ताकि वो पके,
प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकेजिंग। बट ये सबसे क्या हो रहा है, इसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा, फ्रूट को काट नहीं दे रहे हो, वो वैसा की वैसा है, उसी के ऊपर जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, फ्रूट ओरिजिनल ही दिखेगा जैसा होता है। तो आपका प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग एक्सेट्रा ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये भी आपका एग्जाम्प्ट हो गया। सर्विसेज ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ राइस। अब देखो राइस के अपने 2 पॉइंट पढ़ लिए। पहला क्या होता है कि आपको पैडी से आप जो कन्वर्ट करते हो ना राइस में, इस पे बेटा जीएसटी लगाया जाता है और एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, बनी हुई राइस की लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग एंड पैकेजिंग, ये सर्विसेज अगर कोई दे रहा होगा व्यक्ति तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। राइस के एनालिसिस ध्यान रखे बेटा, पैडी को कन्वर्ट करने में एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें करने में एग्जेम्पशन है। ठीक, नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है बेटा, ये जो हनी वगैरह होते हैं, हनी और एक्सेट्रा जो भी होते हैं, इनका अगर आप वेयर हाउसिंग करेंगे तो उस केस में आपको एग्जामेशन मिल रहा होगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स। ठीक है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, ओनली स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज फॉर सीरियल्स, मतलब अपने धान वान हो गए, पल्सेस, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका अगर स्टोरेज वेयर हाउस का कोई दे रहा सर्विस तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर्विसेज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। आर्टिफिशियल मतलब वो जो दवा ववा देख के जो ज़्यादा आप अंडे वगैरह निकलवाते हैं मुर्गी से या दूध निकलवाते हैं गाय से, वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आती है, वो सर्विसेज भी एग्जेम्पशन है। और यहाँ पे आपको देखो ये एंट्री नंबर याद नहीं रखना है, कितना लोड मत लीजिए, याद रख भी नहीं पाओगे। अगर आप एंट्री नंबर याद रखने जाओगे ना तो आपका जीएसटी प्लस इनकम टैक्स दोनों भूल जाओगे और एंट्री याद करते जाओगे। नो नीड टू रिमेंबर एंट्रीज, पहला पहला वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा एग्रीकल्चर के बाद आएगा लीगल सेक्टर। बेटा जो लीगल एडवाइसेस होती है ना, एडवोकेट की सर्विस, लीगल एडवाइस का मतलब होता है एडवोकेट की सर्विसेज होती है, इसके अंदर लीगल सेक्टर है। तो लीगल सेक्टर में भी बहुत सारी एग्जाम्पशन रहेंगी, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लीगल सेक्टर को एनालाइज करते हैं। पार्ट नंबर है, इसके अंदर आप देखिए लीगल सेक्टर के अंदर आपको तीन चीज ध्यान देनी है। 3 पार्ट रहेंगे। सर्विसेज गिवन बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, प्लस इसके साथ होता है फर्म ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट पर 2 टाइप से प्रैक्टिस करते हैं, एक होता है कि वो अकेले प्रैक्टिस कर रहा है, या तो फिर क्या कर रहा है एक पार्टनरशिप फर्म बना के रखा है जिसमें 7-8 जन है या 2 से ज़्यादा लोग हैं मिलकर पार्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा होता है आपका सीनियर एडवोकेट, ठीक है। सीनियर एक स्टेटस है जो आपको बार काउंसिल ऑफ कोर्ट देता है, ठीक है। आपको उसके लिए सीनियर स्टेटस के लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं सीनियर एडवोकेट कहलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो सीनियर एडवोकेट कोर्ट में अप्लाई करके बनता है। अब ये उसके कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होते होंगे, तो जिसने भी कोर्ट में अप्लाई किया है कि मेरे को सीनियर एडवोकेट बना दो, और कोर्ट की अप्रूवल आ गई है और बार काउंसिल की भी अप्रूवल आ गई है, उस केस में सीनियर एडवोकेट बनता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी होगी। और तीसरे होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट वैसे भी हमारे बहुत बिजी है, कोर्ट्स बहुत ज़्यादा बिजी है और बहुत सारे पेंडिंग केसेस होते हैं, तो अपना केस जल्दी हो जाए इसके लिए एक मीडिएटिंग बॉडी होता है। मीडिएटिंग बॉडी मतलब वैसे तो ये कोर्ट नहीं है बट इसके पास कोर्ट का पावर होता है, ठीक है। वो दोनों पार्टीज के लिए हो सकता है कॉमन हो जाए, दोनों मिल के उसको अपॉइंट कर रहे होंगे, उसको बोलेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो ये 3 चीज लीगल सर्विस के अंदर आता है। अब देखिएगा बहुत सारी एग्जाम्पशन है इसके अंदर। पहला पार्ट ये रहेगा कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट साथ में, अदर देन सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट के लिए अलग से कैटेगरी बनाया गया, ठीक है। अगर ये बिजनेस एंटिटी को देता है, और बिजनेस एंटिटी 2 टाइप की हो सकती है, या तो रजिस्टर्ड है या तो नहीं है। एक ऑप्शन है कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर इतना है कि जिससे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर ऐसा हो गया कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, लिया है कि नहीं लिया है की बात नहीं है, ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, बट सामने वाले का एग्रीगेट टर्नओवर इतना था कि उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, उस केस में ये टैक्सेबल सर्विस में गिना जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो टैक्सेबल है ना, ये आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल है, ये भी बता दे रहा हूँ। आरसीएम का रिवीजन इसके बाद आएगा, ठीक है। या तो आपने किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विसेज दी होंगी, पर्सनल सर्विसेज, कोई पर्सनल केस होगा, एग्जेम्पशन है यहाँ पे। टू अनदर इंडिविजुअल एडवोकेट, एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को सर्विस दी, सामने वाले के पास केस आया था, वो जीत नहीं पा रहा था, उसने हमको दे दिया इस वाले एडवोकेट को। तो ये जो B2B सर्विस हो गई ना एडवोकेट के बीच में, या एडवोकेट टू फर्म ऑफ एडवोकेट के बीच में, बाहर से उन्होंने हायरिंग कर ली, इस केस में भी एग्जेम्पशन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और सरकार को बेटा, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी को अगर
लीगल सर्विसेज मिल रही है तो वहाँ पे एग्जाम्पशन। 4 पॉइंट थे इसके अंदर, ठीक है। एक बिजनेस एंटिटी अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर वैसा है कि जिससे उसको रजिस्ट्रेशन कराना जीएसटी के अंदर, तो वहाँ पे कराना था तो टैक्सेबल हो गया कि मतलब बड़ा व्यक्ति हो गया। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर वैसा है कि रजिस्ट्रेशन वॉज नॉट रिक्वायर्ड, देयरफॉर एग्जाम्प्ट हो गया। पर्सनल केसेस में एग्जाम्पशन है, और एक एडवोकेट दूसरे फर्म को यहाँ पे दे रहा है सर्विसेज, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पशन है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर कोई आप सर्विसेज दे रहे हो, वहाँ पे एग्जाम्पशन है, ठीक है। नेक्स्ट, सीनियर एडवोकेट, यहाँ पे देखिएगा सेम बिजनेस एंटिटी वाला पॉइंट सेम रहेगा, नॉन बिजनेस एंटिटी वाला पॉइंट भी सेम रहेगा। लेकिन अगर एक सीनियर एडवोकेट दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट को या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहा है सर्विसेज, इस केस में टैक्सेबल है, पिछले केस में एग्जाम्प्ट था। लिंक कराइएगा, दोनों पॉइंट को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। लिंकिंग कराइएगा, ठीक है, फिर बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। नेक्स्ट, सिमिलरली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सिर्फ वो जो थर्ड वाला पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट ये है ही नहीं, थर्ड वाला पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट सेम है। बिजनेस एंटिटी वाला पॉइंट सेम रहेगा, नॉन बिजनेस एंटिटी वाला पॉइंट सेम रहेगा, मतलब पर्सनल वाला। और ये वाला पॉइंट देखिएगा हमने काट दिया, यहाँ पे स्क्रैच कर दिया है, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, क्योंकि वो पॉइंट इसके अंदर है ही नहीं, मतलब एग्जाम्पशन में कवर नहीं है। मतलब अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी फर्म को अगर दे रहा है सर्विसेज तो उस केस में नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वाली चीज एग्जाम्प्ट है। मतलब देखो पॉइंट सारे कॉमन है, बस कौन सा वाला केस में, एक बार ऊपर वाले सारे चारों पॉइंट पढ़ लीजिए, फिर कौन सा वाला केस में डिफरेंस है वो पढ़ लीजिए, तो इजी हो जाएगा लीगल सर्विसेज के केस में। अगला रहेगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर रहेगा ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर मतलब इंसानों को आप कैरी कर रहे हैं। ये देखो इंसान बनाया हुआ है, सूटकेस लेके इंसानों का कैरी करना। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ब्रॉडली रोड रहता है, रेलवे रहता है, ठीक है। जो मिडिल क्लास लोग जनरली लेते होंगे ना, उस पर एग्जाम्पशन है, और टूरिज्म पर्पस पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखने का 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब रोड का एक बार एनालिसिस करते हैं। रोड पे देखो बेटा, एक तो बस चलती है, खुद की कार लेके चल रहे हो वो नहीं, दूसरों से सर्विसेज ले रहे हो। बेटा बस वाले सर्विस ले रहे हो, तो अगर वो स्टेज कैरियर हुआ, स्टेज का मतलब होता है बारी बारी रुकता है, उसके 10 स्पॉट है, स्पॉट्स, उसके 10 स्पॉट बने हैं, बस उस रूट पे चलती है, अलग अलग स्पॉट पे रुकती है। वो अगर एसी है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी तो मिडिल क्लास वाला हो गया एग्जेम्प्ट, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट कैरियर, बेटा कॉन्ट्रैक्ट कैरियर और स्पॉट में क्या फर्क होता है, स्पॉट के ना जो स्टेज कैरियर के जो स्पॉट्स है वो प्री डिसाइड होते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करते हो, आप दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि बेटा मेरे को यहाँ से उठा और वहाँ लेके जा, ठीक है। उसके अंदर अगर एसी बस हो गया, एसी बस तो टैक्सेबल आ जाएगा। नॉन एसी बस अगर टूरिज्म वाला हो गया तो भी टैक्सेबल है। नॉन एसी बस है, नॉन टूरिज्म मतलब शहर के अंदर ऐसे ही, ठीक है, नीड वाली बात हो गई, तो उसको आप एग्जाम्पशन मिल चुकी है। प्रॉपर से एनालाइज करिएगा, ठीक। दूसरा पार्ट है कैब वगैरह का। एक तो बस चलती है रोड पे, दूसरी चलती है कैब। तो अगर मीटर कैब हो गई, मीटर कैब मतलब जैसे आप कलकत्ता वगैरह की वो एम्बेसडर देखोगे येलो वाली, जो पीली कार होती है जिसके अंदर ऐसा मीटर डाउन करते हैं, उसको मीटर कैब बोलते हैं। दूसरा होता है ऑटो रिक्शा, इनके ऊपर एग्जाम्पशन है। इसके अलावा कोई और कैब हो गई, एसी वाली कैब हो गई, ओला, उबर एक्सेट्रा, रैपिडो, सारी चीजें, टैक्सी फैक्सी, ये सब टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे। रेलवे के अंदर बेटा मिडिल क्लास लोग जिसमें ट्रैवल करते होंगे, जैसे कि मान लो नॉन एसी, उसके ऊपर एग्जाम्पशन है। फर्स्ट क्लास है एसी कोच टैक्सेबल, ठीक है। नॉर्मल रेलवे की बात हो जा रही है, ये देखिए वंदे भारत का डायग्राम भी बना हुआ है आपके रिकॉल करने के लिए। और अदर्स जो रहेगा ना एग्जाम, अदर में क्या आता है, स्लीपर क्लास आता है बेटा। स्लीपर मतलब विदाउट एसी, ठीक है। वैसे तो सारे स्लीपर होते हैं, बट ये विदाउट एसी हो गया। दूसरी कैटेगरी होती है मेट्रो, मेट्रो एग्जाम्पशन है। मोनोरेल, मोनोरेल मतलब एक पटरी वाली। और ट्रामवे, ये आपको मिल जाएगा कोलकाता में। ट्रामवे अभी भी चलता है, आप गूगल में जाके देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो। ट्राम शहर के बीचों बीच चलती रहती है, टू 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 धीरे धीरे करके, तो वहां पे आपको एग्जाम्पशन है। तो जो आप रोज आप जो ट्रैवलिंग करते हैं ना, रोज कम्यूटिंग, रोज सिटी के अंदर जो रोज कम्यूटिंग के लिए बनाया गया, उस पर एग्जाम्पशन है, ठीक है। और जो नॉर्मल इंडियन रेलवे जिसके लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, वहां पे जो एसी वाली चीजें फर्स्ट क्लास रहेगा, वो आपका वो टैक्सेबल रहेगा। और जितनी भी स्लीपर नॉन एसी हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। और जो फर्स्ट क्लास और एसी रहेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। वाटरवेज, बेटा वाटरवेज के अंदर इंसानों को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जितने भी पॉइंट्स हो रहे हैं वो सब इंसानों के लिए हो रहे हैं। गुड्स का अलग से डिस्कशन होगा, गुड्स का अलग से डिस्कशन होगा, वहां पे नेसेसिटी वाली चीजों को एग्जाम्प्ट किया जाएगा, ठीक है जी। तो वाटरवेज से अगर आप इंसानों को ट्रेवल कर रहे हो, तो एक तो इनलैंड वाटरवे हो गया तो एग्जाम्प्ट हो गया। इनलैंड क्या होता है बेटा, इनलैंड का मतलब होता है विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री चल रहा है, ठीक है, उसको इनलैंड वाटरवे बोलते हैं, वो एग्जाम्प्ट है। और अगर वेसल मतलब शिप में घूम रहे हो बेटा, आप शिप में अगर आप घूम रहे हो, टूरिज्म पर्पस रहेगा, मजे लेने गए हो, तो सरकार भी आपके मजे लेगी, टैक्सेबल करा देगी, ठीक है। और अदर केस में एग्जाम्प्ट है, मतलब जरूरी अगर हो गया, जरूरी आपके लिए, वो आप ऐसी जगह में रहते हो जहां पे आप रेगुलर ट्रैवल करते हो, इसके लिए
वहां पे आपको एग्जामेशन मिली हुई है। बेटा एयर, खुद सोचिएगा, एयर क्या वो मिडिल क्लास के लिए? नो, इट इज़ फॉर प्रीमियम पीपल, जिसको समय की कीमत होती है उसके लिए। बेटा समय की कीमत है तो जीएसटी भी भरी है समय की कीमत के लिए, तो नॉर्मली इट इज टैक्सेबल। एयर पे एग्जामेशन नहीं है। पर लेकिन कहीं कहीं जगहों पे अपने को ना एयर वेस्ट को डेवलप करना है, जहाँ पे बहुत कम होता है या जहाँ के लोग मतलब कुछ कम करते हैं, कम इनकम अर्न करते हैं, उनको ट्रैवलिंग के मजे मिले, ठीक है, बैकवर्ड जगहें हैं कुछ उस टाइप की, तो वहां पे आपको सिर्फ एग्जामेशन मिलेगा। इसमें कंडीशन ये है कि जिस सिटी का नाम लिया जाएगा या जिस स्टेट का नाम लिया जाएगा, वहां के किसी भी एयरपोर्ट में या तो प्लेन लैंड करा दे कहीं से भी उड़ के, या तो वहां से टेक ऑफ करके किसी और सिटी जा रहा हूं, ठीक है। अब वो एक पॉइंट, या तो जर्नी स्टार्ट हो रही है वहां से, तो जर्नी वहां पे एंड हो रही है, वो वहां पे होना चाहिए। इसमें देखो सेवन सिस्टर्स, पूरे जीएसटी लॉ के अंदर सेवन सिस्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, प्लस सिक्किम हमेशा साथ में चल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशली बागडोगरा वेस्ट बंगाल आ रहा है, ये आपके जो टर्नओवर वो सबके कैलकुलेशन में बागडोगरा नहीं था, यहीं पे आ रहा है बागडोगरा। बागडोगरा पे स्पेशल फोकस डालिएगा, वेस्ट बंगाल बागडोगरा, ठीक है। सेवन सिस्टर सिक्किम और बागडोगरा का कोई भी एयरपोर्ट रहा, वहां पे अगर या तो आपकी फ्लाइट लैंड कर रही है या तो वहां से टेक ओवर कर रही है, तो ये आपका एग्जामेशन कराया जाएगा। खत्म हो गया बेटा, वेरी इजी। अब बात करते हैं गुड्स के ट्रांसपोर्ट की। अभी तक आपने आदमी को इधर उधर भेजा, अब आप गुड्स के ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा, अगर आपका रोड से चल रहा है, रोड से, तो जीटीए कुरियर, जिस जीटीए कुरियर की पहले बात है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड है, अगर ऑर्गेनाइज पूरी एजेंसी को दे रहे हो तो टैक्सेबल है, वहां पे जीएसटी अप्लाइड है। और अगर अदर रोड को दे रहे हो जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, एक टेम्पो चलाता है, तो वहां पे आपको एग्जामेशन है, ठीक। रेलवे के केस में फुल्ली टैक्सेबल, रेलवे में आप अपना माल लगा रहे हो तो प्रीमियम ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इनलैंड वाटरवेज एग्जाम्प्ट है, इधर भी एग्जाम्प्ट है, पहले पैसेंजर में भी एग्जाम्प्ट था, ठीक है। एयर और वेसल को स्पेशली आप एनालाइज करिए, ठीक है। आउटसाइड इंडिया, फॉरेन से अगर सामान आ रहा है कस्टम स्टेशन इंडिया तक, ठीक है, एयर या वेसल, या तो फ्लाइट से आ रहा है या तो शिप से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एयर के केस में एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लोग इससे वैसे भी नहीं भेजते हैं, और वेसल के केस में टैक्सेबल है, ठीक। नेक्स्ट, एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन विद इन इंडिया में टैक्सेबल हो गया। पाइपलाइन से भेजोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। पाइपलाइन में अगर कुछ चीज जा रही है, पाइपलाइन समझते हो, ऑयल नेचुरल गैस वगैरह की पाइपलाइन होती है, कंड्यूट भी एक पतला सा पाइप होता है, ठीक है जी। इफ फॉलोइंग गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जीटीए, अगर जीटीए रेल या वेसल किसी से भी आपने अगर फॉलोइंग गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जो कि नेसेसिटी आइटम होगी, तो यहाँ पे एग्जाम्पशन है, यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल रहा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसफर कर रहे हो, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, आटा, पल्सेस और राइस, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर और मैगजीन, रेगुलर नेसेसिटी, रेगुलर नेसेसिटी, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम, कहीं पे अगर कुछ बाढ़ बाढ़ आ जाती है तो उनके लिए रिलीफ मटेरियल जाएगा, कोई जीएसटी नहीं रहेगा। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ये जितनी भी नेसेसिटी वाले आइटम है, इसको या तो आप जीटीए से आप ट्रांसफर कर लो, रेल या वेसल से भी ट्रांसफर कर लो, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन मिली हुई है, ठीक है जी। चलिए, तो एक सांस लीजिएगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया, एक सांस लेके चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए, जीटीए ये वाइस सिटी सैन एंड्रियास वाला जीटीए 5 वाला जीटीए नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला जीटीए रहेगा। जीटीए टू डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, बेटा एनालाइज करना, जीटीए किसको सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस मिल रही है। हु टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस एंड नॉट मेकिंग एनी अदर टैक्सेबल सप्लाई, और कुछ सप्लाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है, ठीक है। इस केस में एग्जाम्पशन है। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, आप हायरिंग पे देते हो, हायरिंग पे क्या दे रहे हो, टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, बेटा जो स्टेट की सिटी बसेस वगैरह होती है उनको आप हायर पे दे रहे हो, एक मोटर व्हीकल जिसमें 12 से ज़्यादा लोग चलेंगे, 12 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, मतलब मिनी वैन हो गई या इसके अलावा बस वगैरह हो गया, ठीक है। दूसरा, लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल, ईवी, ईवी बस जिसमें आप 12 से ज्यादा पैसेंजर को डाल पाओ, इस पे भी एग्जाम्पशन है, ठीक है। आप ये जो केस क्या चल रहा है, कोई प्राइवेट व्यक्ति है वो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को किराए पे दे रहा है, ठीक है, ऐसी गाड़ी जो 12 से ज्यादा हो, 12 पैसेंजर से ज्यादा बैठ सके उसमें। दूसरा, इसके अलावा अगर आप लोकल अथॉरिटी को ईवी दे दो जिसमें 12 पैसेंजर से ज्यादा बैठ सकते हैं, टू वो जीटीए, जीटीए को आप दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, एक पर्सन है जिसके पास ट्रक वगैरह है, वो जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अगर देता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वापस इस पॉइंट को उठाएंगे जब अपन एजुकेशन की बात करेंगे, अभी तक शिक्षा की बात हुई नहीं है, एजुकेशन सेक्टर की बात हुई नहीं है, वापस से अपन इस पॉइंट को उठा रहे होंगे, ठीक है, वापस से इस पॉइंट को उठाएंगे, ठीक है जी। तो अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है आप देते हो किसको, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
ठीक है, बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अंदर बेटा कॉलेज की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कॉलेज की बात नहीं हुई है, ठीक है, मतलब क्लास 12 तक, ठीक है जी। तो विद दैट ये वाला पार्ट ओवर हो गया। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब बेटा इसमें कॉमर्शियल वाला नहीं आता ना, ये सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस। कोई व्यक्ति अगर रहने के लिए अगर घर किराए पे लेता है तो वो जो ट्रांजेक्शन है उसको एग्जेम्प्ट माना गया है, एग्जेम्प्ट, ठीक है जी, उसको एग्जाम माना जा रहा है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रहने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, मतलब बिजनेस पर्पस वाला अगर रेंट पे लोगे तो वहां पे जीएसटी अप्लाइड है क्या? यस सर, वहां पे जीएसटी अप्लाइड है। एग्जाम्पशन में सिर्फ वैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ली जा रही है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट रहेगा एग्जाम्पशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। बैंकिंग के केस में अपन ने पहले ही बात करके रखी सप्लाई के समय में कि बैंक अगर किसी को भी लोन देता है, ठीक है, तो लोन डिपॉजिट के केस में अगर जो इंटरेस्ट का कलेक्शन होता है उस पर एग्जाम्पशन है। ये अपन ने शुरू के सप्लाई के रिवीजन में ही बात कर ली थी। तो कंसिडरेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग ऑन एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांस, ठीक है, जो उनका मेन बिजनेस है, बैंकिंग का जो मेन बिजनेस है उस पर अगर आप सिर्फ ब्याज या कंसिडरेशन लेते हो तो वो टेक्निकली तो सप्लाई के डेफिनेशन में काउंट होता है, बट इसको एग्जाम्पशन में कंसिडर किया गया है। और अगर फॉरेक्स का अगर चेंज हो रहा है बी टू बी में, खाली बी टू बी में एग्जाम्पशन है, बी टू सी मतलब कस्टमर अगर चेंज करवा रहा है उसको एग्जाम्पशन नहीं है। मतलब बिटवीन टू बैंक्स या बिटवीन टू डीलर्स या बिटवीन बैंक एंड डीलर, मतलब ये बी टू बी हो गया, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वहां पे जीएसटी नहीं लग रहा है। बट आप एज अ कंज्यूमर जब लेने जाओगे फॉरेन ट्रेवल का समय तो वहां उस केस में वहां पे जीएसटी लग जाएगा। एग्जाम्पशन सेकंड पार्ट में सिर्फ किसको मिल रही है ध्यान रखिएगा, सिर्फ बी टू बी के केस में। छोटी छोटी चीजें जो आप 2-3 बार सुन लोगे ध्यान से तो आपको ध्यान रखेगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन देखिएगा कि क्रेडिट कार्ड जानते हो बेटा, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? कार्ड मिलता है जिसपे आप खर्चा करते हो और कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाती है, आपको लगता है कि आपको फोकट में पैसा मिल गया, फोकट में चीज़ मिल रही है, अभी स्वाइप करो पैसा तो लग नहीं रहा है, आप चीज़ें खरीदते रहो, ठीक है। उसमें अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करोगे तो वहां पे क्या लगता है? ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट को टैक्सेबल करवाना है, इस पर एग्जाम्पशन नहीं है। अब एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। अब ये एक्वायरिंग बैंक क्या होता है? एक्वायरिंग बैंक के अंदर जैसे मान लो 2 बैंक है, अगर आप इन कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हो तो जो एक्वायरिंग बैंक है उसको जो सर्विसेज मिल रही है, जो सर्विसेज दे रहा है वो, तो उस केस में इसको टैक्सेबल नहीं कराना है, एग्जाम्प्ट कराना रहेगा, ठीक है। दो दो बैंक्स होती है, फास्टैग वगैरह में जितने भी कार्ड्स होते हैं उसके अंदर 2 बैंक्स होती है। तो जो एक्वायरिंग बैंक है, जो देने वाले बैंक है, वो आपको सर्विसेज दे रही है। इसके केस में जो आप ट्रांजैक्शन मारते हो ना, क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन मार रहे हो, स्वाइप कर रहे हो, स्वाइप की सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पशन दी गई है। 27A सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। मोदी जब आए थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना निकाली थी। इसके अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलते थे और रूरल एरिया में बहुत प्रमोट किया गया था कि भाई आप खाता खोलिए, वहाँ पैसा डालिए, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। वहाँ पे अगर कोई सर्विसेज दे रहा है बैंक डिपॉजिट होल्डर को, वहाँ पे एग्जाम्पशन दे दी गई है, ठीक है। अगला सेक्टर इंपॉर्टेंट, एजुकेशन सेक्टर। बेटा एजुकेशन सेक्टर में 2 चीजें हैं, जैसे मान लो ये स्कूल हो गया तो कुछ सर्विसेज स्कूल लेती है, इस पे भी एग्जाम्पशन है, और कुछ सर्विसेज स्कूल देती है जो पढ़ाने की सर्विसेज है, यहाँ पे भी एग्जाम्पशन है। इसमें स्पेशल कैटेगरी, जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो सर्विस दे रहा है सप्लायर के एंगल से देखा जाता है, यहाँ पे इनपुट सर्विस पे भी एग्जाम्पशन मिल रहा है और आउटपुट सर्विस, पढ़ाने की सर्विस पे भी एग्जाम्पशन मिल रहा है। ये स्पेशल सेक्टर हो गया एजुकेशन का जिसमें इनपुट सर्विसेज पे भी एग्जाम्पशन मिल रहा है। अब देखिए इनपुट सर्विसेज को पहले हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ये जो पहला दिया हुआ है इसको इनपुट, ये इनपुट के मतलब क्या होता है? स्कूल ये सर्विसेज ले रही है, स्कूल कॉलेज ये सर्विसेज ले रहा है, लेने पर भी उसको एग्जाम्पशन मिल रहा है, मतलब जो व्यक्ति स्कूल को ये सर्विसेज दे रहा होगा ना उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टी, स्कूल ने बाहर से सर्विस ली इन इस पर्पस के लिए। केटरिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग, 3 सर्विस हो गई जो सिर्फ और सिर्फ स्कूल को मिलेगी तो एग्जाम्पशन है। स्कूल ले रहा है तो देने वाले को एग्जाम्पशन मिल रही है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, ओनली कॉलेज यूनिवर्सिटी या बड़ी स्कूल के बाद की संस्थाओं के ऊपर मिल रही है। ऑनलाइन एजुकेशन एज जर्नल का मतलब होता है जो मैगजीन्स है, पीरियोडिकल्स वगैरह जो है वो सब अगर कॉलेज मंगवा रही है अपने बच्चों के लिए, कॉलेजेस, स्कूल की बात नहीं, सेकंड वाला जो सेकंड डब्बे में जो 4th पॉइंट दिख रहा है वहां पे सिर्फ कॉलेज वाले लोग मंगवा रहे होंगे, वहां पे एग्जाम्पशन मिल रहा है। और लास्ट वाला जो है ना वो सबके लिए एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ये किसी भी इंस्टीट्यूट को दे दो, पहला डब्बा स्कूल वालों के लिए था, दूसरा डब्बा सिर्फ कॉलेज वालों के लिए था और ये किसी के लिए भी है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट कमेंट, द अबव एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ओनली फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज सप्लाइड द गुड्स टू देयर स्टूडेंट। लाइक स्टेशनरी दे रहे हो बेटा, ये आप धांधली कर रहे हो। स्कूल वाले लोग धांधली नहीं करते, अपने नाम का स्टेशनरी देते हैं, अपने नाम का यूनिफॉर्म वगैरह बेच देते हैं, वहाँ पे उनके प्रॉफिट्स होते हैं, वहाँ पे एग्जामिनेशन अवेलेबल नहीं रहेगी। और वैसी स्कूलों में वैसे भी क्या होता है पता है आपको, वैसी स्कूलों में प्रीमियम बच्चे ही जाते हैं, प्रीमियम, तो वहाँ पे प्रीमियम भरो, जीएसटी भी भरो। ठीक है, अब बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज देता है, मतलब पढ़ाने वाली सर्विसेज देता है बच्चों को, शिक्षा का बहुत ज़रूरी योगदान रहेगा कंट्री के बढ़ाने में, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिल रही है। एग्जाम्पशन एनी सर्विस सप्लाइड बाय सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को कोई भी सर्विसेज दे दे, एंड फैकल्टी और स्टाफ को। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन फीस, लैब चार्ज एक्सेट्रा, और ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, कुछ भी दिला दो। सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फी, तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी, एनी सर्विस सप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन स्टूडेंट और फैकल्टी, तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ के अलावा किसी को दोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, ऑडिटोरियम ऑफ स्कूल गिवन टू अदर्स फॉर सेमिनार, टैक्सेबल, बाहर वालों को दे रहे हो ना, जो भी चीजें आप स्टूडेंट को दोगे, फैकल्टी को दोगे, स्टाफ को दोगे ना, वहीं पे आपको एग्जामिशन है। प्लेसमेंट सर्विस दे रहे हो कॉर्पोरेट को, टैक्सेबल। फ्रेंचाइजी फीस दूसरी फ्रेंचाइजी वालों को दे रहे हो, जैसे डीपीएस वाले, डीपीएस वाले क्या करते हैं, हर स्टेट में अपना डीपीएस खोल दे रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, ये फ्रेंचाइजी बांटने पे जीएसटी लग जाएगा बेटा। ठीक, और ये एग्जाम्पशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। नेक्स्ट, फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन इशूज विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स इंक्लूडिंग conducting entrance exam for admission to educational institute by charging fee exempt है, input service taken for conducting such entrance examination of a student exempt रहेगा। accreditation का मतलब होता है जैसे मान लो सीबीएसई से आप accreditation लेते हैं या आईसीएसई बोर्ड से accreditation लेते हैं of educational institute professional so as to authorize them to provide respective services, these are taxable। ठीक है, सीबीएसई से एफिलिएशन वगैरह लेने में यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है। एक्रेडिशन के अंदर आईएसओ वगैरह भी लेते हैं कोई इंस्टीट्यूट, आईएसओ मतलब आईएसओ से अगर आप सर्टिफिकेट लेते हो तो आपकी इंस्टीट्यूट आईएसओ 2001 ऐसा कुछ कुछ रहता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप सर्टिफाई कराते हो तो ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, एक्रेडिशन बोलते हैं, यहाँ पे टैक्सेबल है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक, अब ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ धीरे धीरे खत्म होने आ गई। अगला बात करेंगे एग्जाम्पशन रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, म्यूजियम एक्सेट्रा, एंटरटेनमेंट, म्यूजियम एक्सेट्रा, सर्विसेज परफॉर्म बाय फोक, मतलब ये सब चीज़ें ना बताए आपको जितने भी हैं एग्जाम्पशन एंटरटेनमेंट में, पुराने ज़माने का एंटरटेनमेंट रहेगा वहाँ पे एग्जाम्पशन है, और नए ज़माने के एंटरटेनमेंट, म्यूजिक कॉन्सर्ट, टुमारो लैंड, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा होगा। पुराने ज़माने में मेला हुआ करता था, सर्कस होता था, क्लासिकल डांस होते थे, ये सारी चीज़ों पर म्यूजियम, जू एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो सर्विसेज परफॉर्म बाय फोक, क्लासिकल फॉर्म डांसर, म्यूजिक डांसर, थिएटर, ये सब परफॉर्म करोगे और वहाँ पे जो कंसिडरेशन रहेगा, कंसिडरेशन किसका, इनका, म्यूजिशियन का, डांसर एक्सेट्रा, थिएटर का, इनका जो कंसिडरेशन है वो 1.5 लाख के अंदर है। ठीक है, 1.5 लाख के अंदर, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट के अंदर ब्रांड एम्बेसडर की सर्विसेज कवर नहीं हो रही है। ठीक है, आपने अगर किसी की एंडोर्समेंट की, एंडोर्समेंट, इस व्यक्ति ने अगर एंडोर्समेंट किया होगा, ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठा है या बैठी है, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा, एडमिशन बाय एंटरटेनमेंट इवेंट में एडमिशन की सर्विसेज, मतलब आप घुसते हो ना टिकट लेके, उसको बोलते हैं एडमिशन की सर्विसेज। तो सर्कस में एग्जाम्पशन मिलेगा, डांस में एग्जाम्पशन मिलेगा, थिएटिकल में एग्जाम्पशन मिलेगा, परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट वगैरह होते हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, प्लानिटेरियम वगैरह होते हैं ना, वो अर्थ का ग्लोब ग्लोब बना रहता है। बस शर्त क्या है कि कंसिडरेशन, मतलब टिकट का पैसा 500 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी जगहों में आप घुसते हो और वहाँ पे अगर 500 से नीचे रहेगा तो एग्जाम्पशन है, 500 से ऊपर अगर टिकट हो गई मतलब प्रीमियम में हो, प्रीमियम में जहाँ पे भी रहोगे वहाँ पे आप जीएसटी भरोगे बेटा। ठीक है, इसके अलावा मॉन्यूमेंट, प्रोटेक्टेड एलिमेंट मॉन्यूमेंट, ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट एक्सेट्रा, ये सब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे घुसोगे एग्जाम्पशन है, वहाँ पे कोई चार्जेस मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। जू, म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, मतलब पुराने जमाने की जितनी भी चीजें हैं, यहाँ सब पे जो आप एडमिशन ले रहे हो, वो जो एडमिशन पे जो टिकट लग रही है, टिकट के ऊपर एग्जाम्पशन है। शर्त ये, टिकट का जो पैसा है 500 से कम होना चाहिए। सर्विसेज बाय ट्रेनिंग और कोचिंग फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट कल्चर की अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो वहां पे भी एग्जाम्पशन है। या स्पोर्ट बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड बाय 12AA इनकम टैक्स के अंदर, यहाँ पे भी ये सर्विसेज किस चीज की है, किसी को आप ट्रेनिंग दे रहे हो। ठीक है जी, तो विद दैट इतना पार्ट फुल हो गया। एक्सेस टू रोड और ब्रिज बाय पेमेंट ऑफ टोल, टोल टैक्स जानते हो, गाड़ी जाती है, आप जैसे आप बाहर जाओगे, ठीक है, शहर से बाहर जाओगे तो वहाँ पे टोल का फाटक रहता है, देखो छोटा सा बनाया है मैंने अभी यहाँ पे,
टोल का फाटक रहता है, गाड़ी रुकती है, फास्टैग से पैसा कट जाता है आजकल, ठीक है, फास्टैग। तो वहाँ पे वो जो टोल लगता है ना, वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं जीएसटी नहीं लगेगा। ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, एन्युटी क्या होता है, वो ना जो बड़े लोग हैं जो टोल का ठेका लेते हैं वो गवर्नमेंट को एन्युटी बेसिस पे देते हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। इट इज क्लैरिफाइड दैट एंटी 23 डज नॉट एग्जाम जीएसटी ऑन द एन्युटी डिफर पेमेंट पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ये अलग चीज हो गई, टोल का एन्युटी पेमेंट, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 12 क्या बोलते हैं, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन मतलब जो दूसरे देश के राजदूत यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एम्बेसी, यूएस की यहाँ पे एम्बेसी होगी, लंदन की एम्बेसी होगी, यूके की एम्बेसी होगी, दूसरी जितनी भी कंट्री की एम्बेसीज बैठी है, वहां के जो फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया में बैठे हुए हैं उनकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर फॉरेन किसी कंपनी, जैसे मान लो फेसबुक कंपनी का अगर बंदा बैठा हुआ है, तो वहां पे सर्विसेज पे जीएसटी लग जाएगा। अब कुछ सर्विस होती है प्रोवाइडेड बाय कौन है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो उस केस में क्या होगा कि वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या क्या चीजें, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये अगर कोई भी सर्विस देंगे ये आपकी एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट फॉर दीज सर्विसेज। मतलब एक्सेप्ट बोल दिया मतलब ये क्या हो गए, ये टैक्सेबल हो गए। टैक्सेबल में क्या क्या आएगा, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड या आउटसाइड पोर्ट और एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर अगर एक गवर्नमेंट करा रहा है तो वो एग्जेम्पशन की एक्सेप्शन मतलब टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एनी सर्विस अदर देन सर्विस प्रोवाइडेड कवर्ड अंडर अबाउट प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, मतलब अगर आप बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दे रहे हो तो वो भी टैक्सेबल है। मतलब 4 पॉइंट एग्जेम्पशन में कवर्ड नहीं, मतलब ये टैक्सेबल में आता है, तो इसमें एग्जेम्पशन नहीं है। फिर अलग से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एग्जेम्पशन दे रहा है, अगर वो पोस्ट कार्ड लेते हो, वहां से इनलैंड लेटर भेजते हो, पोस्ट बुक पोस्ट करते हो, ऑर्डिनरी पोस्ट करते हो, एनवेलप वेइंग लेस देन 10 ग्राम, मतलब छोटा सा चिट्ठी भेज रहे हो ना, वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, ये अलग से दिया हुआ है। लेकिन इन जनरल वहां पे एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट, टर्नओवर और वैल्यू बेस्ड चीजें, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी वेयर इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन सच अमाउंट, जिससे कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, इट इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अबव एग्जेम्पशन नॉट एप्लीकेबल टू सर्विसेज कवर्ड अंडर अबव ए टू सी, ऊपर जो ए टू सी वाली है ना वो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, तो इसके लिए भी हो जाएगी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप गवर्नमेंट से इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हो रेंट पे, जैसे गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपको जमीनें लीज वगैरह पे देती है, तो वो लीज का रेंटल होगा, वहां पे जीएसटी लग जाएगा, उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज, जीएसटी का मतलब होगा ग्रॉस अमाउंट चार्ज पर सर्विस, ठीक है, जो 5,000 से कम हो। गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रहा है जहां पे 5,000 से कम का इनवॉइस बन रहा है, तो वहां पे आपको एग्जेम्पशन मिली हुई है। गवर्नमेंट वाला चीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन बेस, बेटा गवर्नमेंट बहुत जगह पे सर्टिफिकेशन देती है, रजिस्ट्रेशन करवाती है, वहां पे भी कुछ एग्जाम्पशन देखिएगा। अगर गवर्नमेंट से आप कोई भी सर्विस लेते हो जिसमें आप पासपोर्ट इशू करवा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वीजा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, तो वहां पे आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। सीरियल नंबर 47, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या कुछ और भी करा रहे हो, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक वगैरह करवा रहे हो, ये सब अगर आप गवर्नमेंट से करा रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक। असाइनमेंट और राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स, माइन वाइन अगर उठा रहे हो गवर्नमेंट से, यहाँ पे एग्जाम्पशन है टू एन इंडिविजुअल फार्मर या पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर रहा, ठीक। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ अनदर ग्रांट टू अनदर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, ठीक है। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट एंटिटी, ठीक है, टू इट्स रेसिडेंट्स, गवर्नमेंट एंटिटी अगर ओल्ड एज होम चला रही है। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू अनदर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, फाइन और लिक्विडेटेड डैमेज फॉर टॉलरिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर आपसे फाइन ले रही होगी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे मान लो आपने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट उठाया, उसके टाइम पे अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो गवर्नमेंट ने क्या सहन किया, नॉन परफॉर्मेंस सहन किया, इसके लिए जो पैसा कलेक्ट करेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इम्पोर्ट कंटेनर्स बाय कस्टम ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर अगर कोई भी अगर इम्पोर्ट कंटेनर का इंस्पेक्शन करेगा तो वो ओवर टाइम चार्जेस कलेक्ट करेगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन है। मतलब गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पैसा कलेक्ट कर रही है ना, अपने कलेक्शन पर उन्होंने जीएसटी नहीं लिया है, ठीक है। सर्विसेज बाय
वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई। बट आरटीआई आपने सुना होगा, गवर्नमेंट विभाग से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर अगर आप अर्जी निकालते हो तो वो इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। अगर वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, मतलब जिसको दबा के ही रखना है, जिसको आप ओपनली पब्लिक में नहीं बता सकते हो, तो फिर वो बता देगा। तो अगर ऐसी कोई सर्विस गवर्नमेंट आपको दे रही है, उसका कुछ फीस लेगी, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, जो भी लेगी, उसके ऊपर एग्जाम्पशन है। अब जो अगला पॉइंट है ना, अभी तक जो पॉइंट था वहां पे जो गवर्नमेंट है वो सर्विसेज दे रही थी, अब जो अगला डब्बा आ रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट को दूसरे व्यक्ति सर्विस दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्विस रिसीवर है, ठीक है। सप्लायर टू गवर्नमेंट, ये सर्विसेज क्या है, सप्लायर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सर्विसेज मिल रही होंगी, ठीक है। भारत का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान, बाहर वाला व्यक्ति राशन की दुकान डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। सर्विसेज फॉर अ फंक्शन एंड ट्रस्टेड अंडर आर्टिकल, ये लोकल अथॉरिटी का हो गया, नाली वाले का जो भी मेंटेनेंस वगैरह हो गया। इंश्योरेंस स्कीम जहां पे टोटल प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गवर्नमेंट वेयर फॉर विच 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चला रहा होगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय वे ऑफ एयर वेयर बोर्डिंग टर्मिनेशन एट अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का मतलब वो 7 सिस्टर्स वगैरह थे ना, वहाँ पे वाइबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब जहाँ पे भी एयर का ट्रेवल पॉसिबल कराना है, लेकिन क्या है एयर कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल वाइबिलिटी नहीं आ रही, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही, चलो ना तुम चलाओ ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, हम आपकी वाइबिलिटी गैप की फंडिंग कर देंगे, शुरू में आप चलाइए, जब कस्टमर लोग वहाँ पे आदी हो जाएंगे, जब चलने लगेंगे, तो उस समय आप क्या करना, उस समय आप छोड़ देंगे, लेकिन अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर्विसेज टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी, वही हो गया जो उनके जो एक्टिविटीज है उसको आप सपोर्ट करने के लिए आप कोई भी सर्विसेज दे दो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट रहेगा खेल कूद, खेल कूद के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, बीसीसीआई एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी हो गया बीसीसीआई, ठीक है। बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जैसे प्लेयर विराट कोहली अगर खेलते तो बीसीसीआई को सर्विस बोली जाएगी, ठीक है। एज अ प्लेयर खुद खेल रहे हो देश के लिए, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, अगर बड़ा इवेंट हो रहा है, बड़ा इवेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स बॉडी, ओलंपिक्स हो रहे हैं या आईसीसी वर्ल्ड कप वगैरह हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आईपीएल नहीं आता है, आईपीएल नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा, दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अगर कोई सर्विसेज दे रही होगी, स्पॉन्सरशिप ऑफ सर्टेन स्पोर्ट्स इवेंट, एडमिशन टू इवेंट्स ऑर्गेनाइज अंडर फीफा वर्ल्ड कप 2017, बेटा 17 वाला वर्ल्ड कप पहले अपने यहाँ होने वाला था, फिर वो विड्रॉ हो गया था, तो इस एग्जाम्पशन का कोई रिलेवेंस है नहीं, तो वो होने वाला था, छोड़ दीजिए उसको, ठीक। अदर एग्जाम्पशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईएसआईसी, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उसका मैंडेटरीली ईएसआईसी का इंश्योरेंस होता है, वहां पे आपको एग्जाम्पशन है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे सैलरीज हेड में, इसका एग्जाम्पशन है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस भी आप पढ़े हो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या करता है, प्रमोशन करता है कि भैया कोल्ड चेन लगाओ, कोल्ड चेन लगाने का व्यापार को प्रमोशन करता है, तो वहां पे उसकी सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पशन रहेगा, ठीक। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम के कलेक्शन के लिए अगर मान लो कि उन्होंने किसी बैंक को हायर किया और बैंक चार्जेस ले रही है, तो उस केस में इस सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पशन है। सर्विसेज बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बेटा हर स्टेट में क्या होता है, हर स्टेट में एक आईडीसी होता है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये क्या होता है, बहुत बड़ा लैंड बैंक है, दिस इज कॉल्ड लैंड बैंक, पैसों का बैंक नहीं बेटा, लैंड बैंक है। इसके पास एकड़ों में, हजारों हजारों लाखों एकड़ों में जमीन रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि ना इन लोग को क्या काम है, ये है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर जमीन चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए तो उनको सपोर्ट करो, लीज में जमीन दे दो, ये लोग लीज पे लैंड देते हैं, ठीक है। लीज पे लैंड देगा तो वहां पे क्या इंडस्ट्री आएगी, वहां पे व्यापार बढ़ेगा, वहां का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पब्लिक भी खुश, व्यापारी भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, गवर्नमेंट को हो सकता है कुछ मिल भी जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेबल के नीचे प्रोबेबली। तो ये सब चीजों में क्या करता है स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहता है, वो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वहां पे अगर वहां पे कुछ वो प्रीमियम लेता है, जैसे आपको लैंड अलॉट करेगा ना, तो वो प्रीमियम ले रहा है, प्रीमियम, तो उस पर एग्जाम्पशन मिल रहा है आपको, ठीक है जी। दूसरा रहेगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग से कंपनियां फॉर्म करती है, तो बिजली के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अटल पेंशन योजना मोदी जी के अंडर एक स्कीम है जिसमें अभी आप पैसा लगाओ तो बाद में आपको मिलेगा पेंशन, तो इसके अंदर कलेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई बैंक अगर कर रहा होगा ना, वहां पे आपको एग्जाम्पशन है। दूसरा सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर एसडीआई स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये एक एक बार चीजें पढ़ लीजिए, अगर ये नाम आपको क्वेश्चन में दिख रहे होंगे तो वहां पे आपको एग्जाम्पशन लेना है। इनक्यूबेटी, बेटी मतलब वो छोटी बेटी नहीं, इनक्यूबेटी की बात हो रही है,
ठीक है। इनक्यूबेटी के अंदर क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबेटी, इनक्यूबेटर। ये जितनी भी चीजें ना स्टार्टअप को लेके, स्टार्टअप के अंदर जितने भी वो मॉक राउंड्स होते हैं जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, सामने वाला मेंटरशिप देता है, जैसे आप शार्क टैंक में देखते हो ना, वैसे अगर कोई, अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज दे रहा है स्टार्टअप वाली, और सर गवर्नमेंट किसी को प्रोवाइड करवा रही है किसी स्टार्टअप को, तो उस केस में भी एग्जाम्पशन रहेगा। ये थी बात जो इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज ले रही है, ठीक है, वो वाली बात थी, ठीक है। दूसरा रहेगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओरिजिनल वर्क टू प्रधानमंत्री आवास योजना। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक इनका जो फोकस था वो ये था कि बेटा हर आदमी का अपना एक घर रहेगा, तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया था। अगर वो छोटे छोटे घर आप बनवाते हो, कंस्ट्रक्शन सर्विस वहां पे दे रहे हो, तो उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट बनवा रहे हो, वहां पे भी नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन और ओरिजिनल वर्क टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, बेटा एक घर बना रहे हो, पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं बना दे रहे हो। कॉम्प्लेक्स रेसिडेंशियल बनाओगे तो वो तो बिल्डर बनवाएगा, वहां पे वो बिजनेस कर रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। सिंगल मतलब एक व्यक्ति का एक मकान बन रहा है, वहां पे देखो रेसिडेंशियल पे बहुत फोकस है। रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होगा तो वहां पे भी एग्जाम्पशन था, इसमें भी एग्जाम्पशन बनवा रहे हो। तो सप्लाई ऑफ टीडीआर, टेम्पररी रिसीट्स, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज वगैरह पे दे रहे हो, तो वहां पे उसका जो प्रीमियम रहेगा वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। अब एलआईसी जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में देखिएगा क्या रहेगा, सर्विसेज ऑफ एलआईसी बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, अगेन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, स्पेसिफाइड जनरल इंश्योरेंस, बेटा लाइफ मतलब खुद की लाइफ, जनरल मतलब फायर वायर वो सारे हेल्थ वगैरह आ जाते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटी, रिपीट हो रहा है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस, आप अगर ग्रुप टू बोथ ग्रुप पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग रहेगी, वहाँ पे आपने री इंश्योरेंस पढ़ा होगा। जैसे मान लो एक कंपनी उसने इंश्योरेंस लिया, लेकिन बाद में लगता है कि मैं इतना बड़ा रिस्क पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करता है, वो री इंश्योरेंस करता है, मतलब कुछ रिस्क दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देता है, कुछ रिस्क दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करता है। तो अगर रिस्क ट्रांसफर होगा तो रिवॉर्ड भी शेयर होगा, तो खुद को जो प्रीमियम कलेक्ट हुआ है ना, वो प्रीमियम भी वहां पे भी शेयर कर रहा होगा, तो इसको भी एग्जाम्पशन में लिया गया है, ठीक है। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म्ड, सीएपीएफ पुलिस वालों के लिए, ठीक है। ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू इट्स मेंबर अंडर ग्रुप इंश्योरेंस सेंटर आर्म्ड पुलिस। अगर इनके केस में अगर इनको कोई इंश्योरेंस दे रहा होगा, बेटा इनके लिए इंश्योरेंस जरूरी, लाइफ अपनी लाइन पे लेके चलते हैं, तो इसके ऊपर एग्जाम्पशन है। तो देखिए इसके बाद छोटी छोटी चीजें रहेंगी, तो इसको अपन डील करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, चलते हुए बिजनेस को किसी को बेच देना, वहां पे जीएसटी एग्जाम्प्ट नहीं लग रहा है। रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी अगर अपने मेंबर को कुछ सर्विस देती है, ठीक है, इसके अंदर आप सुनिएगा, सर्विसेज बाय अन इनकॉर्पोरेट बॉडी रजिस्टर्ड नॉट प्रॉफिट एंटिटी, ये क्या करती है, ये अपने मेंबर को सर्विसेज दे रही है, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है सर, जैसे मान लो कि आप बहुत बड़ी सोसाइटी में रहते हो, तो उसको सोसाइटी बोला जा रहा है, उसके मेंबर्स होते हैं जो वहां पे रहते हैं, तो सोसाइटी की एक बॉडी होती है, वो बॉडी क्या करती है, कुछ मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लेके कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वहां पे अगर रीइंबर्समेंट खाली आ रहा है, रीइंबर्समेंट और एग्जाम्पशन का अमाउंट 7500 पर मंथ आप एक मेंबर से ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या रहेगा, एग्जाम्पशन रहेगा। कॉमन बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज का सोर्सिंग कर लेना फ्रॉम थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स, तो इस केस में आपका एग्जाम्पशन मिलेगा। इंटरमीडियरी सर्विसेज पे मिलेगा, इंटरमीडियरी सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज पे मिलेगा, मतलब ब्रोकरेज सर्विसेज। अब इसमें कुछ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च करोगे, अगर कोई न्यूज़ कलेक्ट करता है न्यूज़पेपर पे, जीटीए वाला याद करिएगा पॉइंट, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एयर वेसल से अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो न्यूज़ और मैगजीन, वहां पे एग्जाम्पशन थी। अब यहाँ पे देखो न्यूज़ कलेक्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट, तो न्यूज़ कलेक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी चला रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। पब्लिक सर्विसेज दे रहे हो, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए वॉशरूम, बाथरूम, लेबोरेटरी, यूरिनल, टॉयलेट, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्प्टिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, बेटा ये क्या चीज देखो, नेपाल और भूटान क्या लैंड लॉक जगह है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सी है तीनों साइड पे, और नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी है, तो उन लोग बेचारे ना क्या इंपोर्ट नहीं कर पाते। अब अगर एयर से इंपोर्ट कर लेगा ना तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, तो सस्ता ये होता है कि अगर चाहे इंडिया अगर वो माल रिसीव कर ले पोर्ट के थ्रू और इंडिया के अंदर ट्रक से नेपाल तक चले जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, ट्रांसशिपमेंट। तो इस केस में हम पड़ोसी होने के नाते वो जो सर्विस हो रही है, ठीक है, सामान उतरा यहाँ पे पोर्ट में, ट्रक पे सामान चढ़ा और नेपाल भूटान जाएगा बाय रोड, इस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है। टूर ऑपरेटर की सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया सप्लाइड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिज्म के ऊपर अगर यहाँ का अगर टूरिज्म वाला रहा तो टूर ऑपरेटर सर्विस परफॉर्म आउटसाइड इंडिया, फॉरेन सर्विस, फॉरेन जो टूरिस्ट रहेगा उसको जो सर्विसेज मिल रही है टूर ऑपरेटर से जो बाहर से मिल रही है उसके ऊपर जीएसटी की एग्जेम्पशन
है। तो विद दैट अपना जीएसटी एग्जामिशन का रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए। इसी वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लोगे ना तो आपका एग्जामिशन का रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको अलग से नहीं देखना और इसका अलग से रट्टा मत मारिए। और इसमें प्रो टिप ये लीजिएगा कि उसका सीरियल नंबर आप मत याद रखिए, एक आध जो याद हो जाएगा ना उसकी अलग बात है, बट पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि एक दो वैल्यूएशन क्वेश्चन में इसका छोटा सा पॉइंट आ जाए तो इसको अलग से मत याद रखिएगा, बट 2-4 बार इस वीडियो को देख लोगे तो ये वाला पार्ट ओवर हो जाएगा बेस्ट तरीके से। होपफुली आपको बेहतरीन लगा होगा और मजा आया होगा पढ़ने में। तो अगले वीडियो में मिलेंगे और अपन आरसीएम वगैरह बाकी जितने टॉपिक है ना वो रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।